हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फाउंडेशन। ये क्लास 9th का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है। इसमें हम लोग वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये सब के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, डेली लाइफ में जो हम लोग वर्क का मतलब समझते हैं एंड साइंस में जो वर्क का मतलब होता है, दोनों अलग अलग होता है। जैसे आप अपने घर में बैठ करके पढ़ाई करते हैं, एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ करके लूडो खेलते हैं या कैरम खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं, ये सब अगर डेली लैंग्वेज में देखें तो काम तो कहलाता है, बट साइंस के नज़रों में ये काम नहीं कहलाता। साइंस इसको वर्क नहीं मानता है। अगर आप अपने रूम के वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने रूम के वॉल को मूव करना चाह रहे हैं, आपने बहुत देर तक उस पर प्रेशर लगाया, आपका बहुत सारा एनर्जी लॉस हुआ, पर फिर भी साइंस के नज़रों में ये नहीं कहा जाएगा कि आपने काम किया। भले आपका सारा एनर्जी खत्म हो गया, आप थक गए, बट साइंस के नज़रों में ये काम करना नहीं कहलाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि साइंस के नज़रों में हम कब कहेंगे कि काम हुआ, साइंस के नज़रों में वर्क कब कहलाएगा। तो इसके लिए दो कंडीशन का होना ज़रूरी है। पहला, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होना ज़रूरी है। एंड सेकेंड नेसेसरी कंडीशन है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे आपने वाल को पुश किया बट वाल मूव नहीं किया, आप वाल को पुश करते रहें 10 मिनट तक, 1 घंटा तक, यहाँ पे आपने फोर्स तो अप्लाई किया बट डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, इस ऑब्जेक्ट में, इस वाल में डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, वाल अपने जगह पे ही रहा। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुआ, सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे आपने जो भी मेहनत किया वो साइंस के नज़रों में काम नहीं है। आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका पढ़ाई करना भी काम नहीं कहलाएगा। इसी तरह आप पेंटिंग कर रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, ये कुछ भी काम के अंदर नहीं आएगा। तो साइंस में काम के लिए, वर्क के लिए दो कंडीशन ज़रूरी है। पहला, एक फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और दूसरा, उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, तभी साइंस में वो वर्क कहलाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन अ body which produce displacement s in the body, then work done will be equal to the product and यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए, हमने पढ़ा कि वर्क के लिए दो कंडीशन जरूरी है, एक फोर्स लगना जरूरी है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना काम किसी ने किया। अगर ये फोर्स ए किसी ऑब्जेक्ट पे लगा और एस डिस्प्लेसमेंट करवा दिया, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से फोर्स लगा और इस ऑब्जेक्ट में एस डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो कितना वर्क हुआ, ये फोर्स कितना काम किया, ये सिंपली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब वर्क मतलब होता है जो फोर्स अप्लाई हुआ एंड जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो दोनों का प्रोडक्ट। तो ये आपका वर्क हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला निकल करके आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड इसका यूनिट निकल जाएगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो ये न्यूटन मीटर हो गया, और इसी को जूल कहा जाता है। जूल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका यूनिट जूल भी कह दिया जाता, जूल भी माना जाता है। तो 1 जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है। वर्क डन का यूनिट जूल हो गया, इसको जे से डिनोट किया जाता है। देखिए, 1 जूल का डिफिनीशन है, ये देखिए, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आया, इसका यूनिट जूल है। तो 1 जूल कब आएगा, जब फोर्स 1 न्यूटन का होगा एंड 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, तब ये 1 जूल हो जाएगा। देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस इट बाय अ 1 मीटर। देखिए, 1 न्यूटन का फोर्स जब किसी एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करवा देगा, तो इस कंडीशन में वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 मीटर, तो ये हो गया 1 न्यूटन मीटर, और इसी को 1 जूल कहा जाता है। ये देखिए, न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है, तो ये 1 जूल का डिफिनीशन हो गया। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से शॉर्ट में समझेंगे एंड एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करेंगे। ये एक रिवीजन सीरीज का पार्ट है। तो फिजिक्स में आप लोगों को पता है थियरी ज़्यादा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को समझना होता है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये वर्क का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट था कि वर्क डन के लिए फोर्स लगना ज़रूरी है एंड डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, एंड वर्क डन को फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकाला जाता है। नेक्स्ट है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, जूल को न्यूटन मीटर भी कहा जाता है।
तो अब क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 5 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का, तो ये हो गया 5 टू 10 न्यूटन मीटर, या फिर इसको 10 जूल कह सकते हैं। तो ये फोर्स आ गया। देखिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, कितना वर्क हुआ सिर्फ ये मैटर करता है, किस डायरेक्शन में वर्क हुआ ये मैटर नहीं करता। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वर्क डन इक्वल टू, एंड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन होता है। तो लोगों को लगता है कि वर्क डन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बट देखिए वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे आपने वाल पे फोर्स लगाया, फोर्स तो आपने अप्लाई किया पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, तो यहाँ पे वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन जीरो भी हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है कि इस ब्लॉक को, जैसे ये पहला क्वेश्चन में था, 5 न्यूटन फोर्स लगा और इसमें 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो यहाँ पे वर्क डन हो गया 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर का। तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हुआ। देखिए जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। बट अगर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस कंडीशन में वर्क डन निगेटिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कार है जो आगे की ओर मूव कर रही है, आपने इस पे इस डायरेक्शन से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो इस कंडीशन में जो आपका वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये मान लीजिए कि ग्राउंड है, इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको आपने उठा करके ऊपर ले जाना स्टार्ट किया, तो इस पर ग्रेविटी एक फोर्स लगाएगा नीचे की ओर। तो अगर ग्रेविटी फोर्स जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसके द्वारा इस केस में वर्क डन देखिए, फोर्स लग रहा है इस बॉक्स पे नीचे, ये जो एफ जी है ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉक्स पे नीचे लग रहा है, बट ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, बॉक्स ऊपर जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है एंड डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है 180 डिग्री, सीधा अपोजिट है। तो इस केस में भी वर्क डन ड्यू टू ये ग्रेविटेशनल फोर्स निगेटिव हो जाएगा। एक मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ है, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलर पाथ पे मूव करवा रहे हैं तो इस केस में भी आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे जब एक रोटेशन कंप्लीट होगा, जैसे ये सर्कुलर पाथ है, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करा करके इस तरह से मूव करा करके वापस यहाँ पे लेते आया, तो इस केस में भी आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो ये सारे एग्जाम्पल से एक बात क्लियर होता है कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। सर्कुलर पाथ के केस में जीरो है, और जो मैंने वाल वाला एग्जांपल दिया जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया बट मूवमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो था, तो वर्क डन जीरो हो गया। एंड निगेटिव का एग्जांपल हमने देखा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो यहाँ पे वर्क डन हुआ इस ऑब्जेक्ट पे वो निगेटिव है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, जब निगेटिव वर्क डन मतलब फोर्स की आप डायरेक्शन को पॉजिटिव या निगेटिव ले सकते हैं, प्लस एफ या एफ माइनस एफ ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि डायरेक्शन अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट का है, तो फोर्स उस पर इसका मतलब अपोजिट होता है। जैसे देखिए ये बॉल है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, आपने इस पे इस तरह से फोर्स लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट में आपने फोर्स लगाया, मतलब आपने निगेटिव फोर्स लगाया ताकि ये रुक जाए। अगर आप इधर से फोर्स लगाते तो इसका स्पीड बढ़ जाता, आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इस बॉल का स्पीड कम हो गया और फाइनली हो सकता है कि ये बॉल रुक भी जाए। तो इस कंडीशन में फोर्स निगेटिव होता है, एंड जब निगेटिव फोर्स लगेगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस एफ एस, ये निगेटिव हो जाता है। देखिए ये आप लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं, 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, तो एक्चुअली वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। अगर मान लीजिए कि ये बॉक्स है और इस पे आपने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और ये ग्राउंड है, बट ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
तो इस कंडीशन में वर्क डन हो जाता है एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये दोनों के बीच में ये देखिए ये एंगल ऑफ फोर्स अप्लाई है, इस एंगल पे आपने फोर्स अप्लाई किया एंड इस एंगल में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये मान लीजिए कि 30 डिग्री है, तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा हो जाएगा 30। तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, एफ एस कॉस 30 डिग्री। ये फोर्स का ये इस तरह से वर्क डन निकलता है। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं है, इसीलिए आप लोगों को ये कॉस साइन वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है। आपको सिर्फ एक प्लेन लाइन पे वर्क डन पढ़ना है जिसमें फोर्स या तो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लगाया जा रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। तो आप लोग बस इतना ही याद रखिए कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है एंड वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट है एनर्जी। तो आप लोग जानते हैं हम लोगों का जो भी डेली रूटीन होता है, डेली काम जो करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोगों को एनर्जी का ज़रूरत होता है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, उसके लिए भी एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। तो जो वर्क हम लोग करते हैं उसके लिए हम लोगों को एनर्जी का ज़रूरत होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय योर बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड। कह रहा है कि किसी भी बॉडी में उतना ही एनर्जी होता है जितना कि ये काम कर सकता है। मतलब सिंपल देखिए, आपके अंदर जितना एनर्जी होगा आप उतना ही काम करिएगा। आपके बॉडी के अंदर अगर कम एनर्जी होगा तो आप कम काम करिएगा, आपके अंदर हाई एनर्जी होगा तो आप ज़्यादा काम करिएगा। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है। एंड देखिए साइंस में क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए कोई बॉक्स है, आपने इस पर कुछ फोर्स एफ लगाया एंड इसमें डिस्प्लेसमेंट एस आया, तो ये इसमें वर्क डन हो गया एफ एस। आपने वर्क डन एफ एस किया तो वो एनर्जी इसके अंदर चला आता है। आपको पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बनता है ना ही बर्बाद होता है, सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। तो आपने जो इस बॉडी में एनर्जी अप्लाई किया, एनर्जी जो सप्लाई किया इस बॉडी को, वो एनर्जी इस बॉडी में चला आएगा। तो अगर कोई पूछेगा कि इस बॉडी के पास अभी कितना एनर्जी है, तो इस बॉडी के पास उतना ही एनर्जी होगा जितना आपने इस बॉडी को एनर्जी दिया है। जितना एनर्जी आपका लॉस हुआ उतना ही एनर्जी इसके पास गेन हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आगे हम लोगों को काम आएगा। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, किस डायरेक्शन में एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं इस बात का कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ एनर्जी कितना यूटिलाइज हुआ ये बात मैटर करता है कि कितना एनर्जी आपका लगा। तो देखिए एनर्जी बहुत तरह का होता है। साउंड एनर्जी के बारे में जानते हैं, लाइट एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, मैग्नेटिक एनर्जी होता है। एनर्जी बहुत तरह का होता है। इसमें हम लोगों को दो एनर्जी के बारे में पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के वजह से जो उसके पास एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बात को अच्छे से याद कर लीजिए कि मोशन के वजह से जो एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन है इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। बस इतना ही काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि अगर मोशन है किसी ऑब्जेक्ट में तो उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। अब नेक्स्ट है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होता है। देखिए अभी जो मैंने बात किया कि ये एक बॉक्स है, इस पर आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया, आपने कुछ वर्क किया इस बॉक्स पे, तो आपके वर्क के वजह से ही इसके अंदर कुछ फोर्स आएगा, कुछ स्पीड आएगा, कुछ वेलोसिटी आएगा एंड उस वेलोसिटी की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी है जो मोशन के वजह से होता है। तो इस पर जो आपने फोर्स अप्लाई किया वही एनर्जी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। जो एनर्जी आपने इस पर अप्लाई किया, अगर ये बॉडी मूव करने लगा आपके एनर्जी अप्लाई करने के वजह से, तो वो एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है वो एनर्जी जो मोशन के वजह से हो। एक बार फिर से बात को समझिए, अगर इस बॉडी पे आपने एक एनर्जी अप्लाई किया इस बॉडी पे, तो उस एनर्जी की वजह से अगर इस बॉडी में मोशन आ गया तो उस मोशन की वजह से क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो जो एनर्जी आपने इस बॉडी पे अप्लाई किया वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। अब नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s। इसमें एक
एस डिस्प्लेसमेंट आ गया जब इस पे एक कांस्टेंट एफ फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है, एंड इसका वेलोसिटी भी कर दिया। मान लीजिए कि ये बॉडी पहले यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इनिशियली या यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपने इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया तो अब इसका वेलोसिटी भी हो गया एंड इसमें आपके फोर्स की वजह से एस डिस्प्लेसमेंट आ गया। मान लीजिए कोई बॉल मूव कर रहा है धीरे धीरे, आपने इसको हिट किया तो ये बॉल फास्ट मूव करने लगेगा ना, तो इसका जो इनिशियल जो वेलोसिटी होगा और फाइनल वेलोसिटी होगा दोनों अलग होगा, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा एंड जब आप हिट करिएगा तो इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा उसके वजह से। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट है मास m, जिसका मास m है, जिसका एंड इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इस पर आपने f फोर्स अप्लाई किया जिसके वजह से इसमें s डिस्प्लेसमेंट आया एंड इसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग जानते, देखिए वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो वर्क आपने इस बॉडी पे अप्लाई किया वही काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोगों को वर्क निकालना है पहले, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसमें निकालेंगे। तो ये जो फोर्स आपने लगाया उसकी वजह से देखिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, पढ़े होंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट में, ये जो आपने ए फोर्स लगाया था एम मास वाले ऑब्जेक्ट पे, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यू था, फाइनल वेलोसिटी वी हो गया था, डिस्प्लेसमेंट एस आया था। तो इस केस में देखिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ये 2a नीचे चला आएगा, ये 2a इधर मूव करके नीचे चला आएगा, तो एस इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये इक्वेशन एफ समझ लीजिए, मान लीजिए इसको। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सेकंड इक्वेशन हो गया एंड थर्ड इक्वेशन हो गया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये देखिए तीन रिलेशन हमने निकाला अभी। पहला, ये जो भी यहाँ पे सिचुएशन दिया हुआ था, ये जो सिचुएशन दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है मास एम का, उस पर एफ फोर्स लगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी भी हो गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट एस आया। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का अप्लाई करके हम लोगों ने निकाला डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a आ गया। नेक्स्ट रिलेशन हम लोगों को पता है कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है एंड थर्ड फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये भी हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन से देखिए क्या हुआ, वर्क डन इक्वल टू हो गया, फोर्स की जगह लिख दिए मास इंटू एक्सेलरेशन, इस फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स, ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन 4 मान लीजिए। यहाँ पे क्या आ गया, वर्क डन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये ठीक है। और पहला था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, यहाँ देखिए ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या है, ये देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन इक्वल टू ये मास इंटू एक्सेलरेशन और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख देंगे, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट की जगह ये लिखा गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। यहाँ पे एक्सेलरेशन को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे आ गया m/2, ये बाई 2 है ना, ये m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, m/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इफ इन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होता, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि रेस्ट में है, ये फुटबॉल रेस्ट में है और इसको आपने स्ट्राइक किया, आपने इस पर हिट किया, तो क्या होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी इसमें v आ जाएगा और s डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये mv इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि यू स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है उस केस में वर्क डन क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो वर्क डन हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों को पता है कि जितना आपने वर्क डन किया वही उसमें काइनेटिक एनर्जी हो गया होगा, तो ये जो वर्क डन आपका आया यही काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होता है ना, इसीलिए हम लोगों ने फॉर्मूला को इस तरह डिराइव किया ताकि इसमें वेलोसिटी वाला कंपोनेंट चला है। काइनेटिक एनर्जी होता है वेलोसिटी की वजह से, इसीलिए हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसलिए इस तरह से डिराइव किया कि इसमें वेलोसिटी वाला कंपोनेंट आ जाए। इसी की वजह से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को इस इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला था ताकि एस के टर्म में एस और भी को एक साथ लेते आया जा सके, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को एक साथ हम लोग ला सकें। तो एक बार फिर से देखिए, एक बॉडी है मास एम का, इस पे एफ फोर्स लगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, इसमें फाइनल वेलोसिटी कुछ आ गया और इसमें डिस्प्लेसमेंट एस आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन से एस का वैल्यू हम लोगों ने निकाला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a
एंड वर्क इक्वल टू हम लोगों को पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है एंड फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो फोर्स की जगह लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा। तो क्या हो गया, एम ए एस, ये हो गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पे पहला इक्वेशन से एंड एक्सेलरेशन को कैंसिल किया तो वर्क डन इक्वल टू हो गया m/2, मतलब m/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हमने मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था, तो अब वर्क डन हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। एंड ये जो वर्क डन है यही काइनेटिक एनर्जी होता है, जितना आपने उस बॉडी पे वर्क किया वही उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे ये मास है और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ यही नहीं, काइनेटिक एनर्जी ये भी है, ये भी तो काइनेटिक एनर्जी हुआ ना, ये भी तो वर्क डन ही है ना, m/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट में पहले से कुछ u वेलोसिटी रहेगा 10 मीटर का और इस ऑब्जेक्ट में इसको हिट करने के बाद F फोर्स अप्लाई करने के बाद इसमें फाइनल वेलोसिटी v मीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर पूछेगा तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूला से निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 2 है, सॉरी 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इस तरह से करके निकालिएगा m/2। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा तो इस तरह से निकालिएगा काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इफ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट डबल्ड। देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। कह रहा है कि किसी बॉडी का अगर मास को डबल कर दिया जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा। मान लीजिए कि एक बॉडी है m का, एक बॉडी है 2m का, इस पे भी F ही फोर्स लगा, इस पे भी F ही फोर्स लगा, इसमें भी v वेलोसिटी आया, इसमें भी v वेलोसिटी आया। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास का m 2m इंटू वी स्क्वायर। तो ये देखिए इसका ये दुगना है, तो मास डबल होने से काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा। दुगना हुआ ना, ये क्या हो गया एम वी स्क्वायर बाई 2 हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया एम वी स्क्वायर। तो ये डबल हुआ ना इसका। तो अगर मास डबल कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा। उसी तरह अगर मास को हाफ कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर वेलोसिटी को डबल कीजिएगा, अगर वेलोसिटी को डबल कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है ना। तो अगर वेलोसिटी को डबल कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर जाएगा, और अगर वेलोसिटी को हाफ कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा। सेम इसी तरह से नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने बात किया था कि एक बॉडी पे आपने जब एफ फोर्स अप्लाई किया तो इसमें मोशन आ गया एंड मोशन की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया। मान लीजिए कि आपने इस बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई किया बट इसमें मोशन आया ही नहीं, तो क्या होगा, जब इसमें मोशन नहीं आया तो काइनेटिक एनर्जी तो इसमें 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो वर्क आपने इस पर कर दिया वो वर्क कहीं तो जाएगा, क्योंकि हमने बात करा था कि एनर्जी ना ही बनता है ना ही खत्म होता है। तो आपने जो एनर्जी इस पर दिया वो कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी में तो आया नहीं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपने एनर्जी सप्लाई किया और अगर उस ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आया, अगर उस ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आया, उस केस में वो आपका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। देखिए अ बॉडी में पोजेज एनर्जी इवन व्हेन इट इज़ नॉट इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी हो सकता है जब वो मूव ना करता रहे तब भी। दिस एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहता है। देखिए एनर्जी अगर होगा तो बॉडी काम करेगा, उसके पास वर्क करने का पावर रहेगा। अगर मान लीजिए हमने जो बात करा कि मोशन की वजह से एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी, तो इसके पास अगर मोशन है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब ये भी काम कर सकता है। अगर मान लीजिए कि बुलेट है जो कि गन से फायर हुआ है, इस बुलेट को मान लीजिए गन से फायर हुआ है, इसका मतलब इसमें मोशन है, मोशन है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। और ये काइनेटिक एनर्जी होता है तभी तो ये अगर जाकर के यहाँ पे उड़ के पीस के पास आता है तो उसको पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी है तो ये काम कर सकता है। तो वही कह रहा है कि अगर किसी, तो यहाँ पे तो मतलब देख लिया आपने कि ये मूव कर रहा है और ये जाकर के पेनिट्रेट कर जाता है वुडन ब्लॉक में, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बॉडी मूव कर रहा है तभी जाकर के वर्क डन करेगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बॉडी
वर्क डन करता है बट उसमें मोशन नहीं रहता तो भी वो वर्क डन करता है। एंड वो जो वर्क करने का जो कैपेसिटी होता है, जो एनर्जी होता है, उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, किसी बॉडी में जो उसका पोजीशन चेंज होने के वजह से जो उसमें एनर्जी आया, या उसके शेप चेंज होने के वजह से जो एनर्जी आया, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जैसे ये बलून है जो कि इनफ्लैट है, आपने इसको प्रेस किया तो इसका क्या हो गया, शेप इस तरह से हो गया, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, क्योंकि इसके अंदर मोशन तो हुआ नहीं, आपने प्रेस करके इस तरह इसको किए हुए हैं। फिर जैसे ही आप इसको छोड़िएगा तो अपने ये वापस पोजीशन में आ जाएगा, तो इस वक्त क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें था वो रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई स्प्रिंग है, इसको आपने इस तरह से प्रेस करके एक तरफ प्रेस कर दिया तो इसका शेप इस तरह हो जाएगा, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। देखिए, ये एक स्प्रिंग है, ये एक तरफ से वाल लगा हुआ है, आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, ये स्प्रिंग इस तरह से पास आ जाएगा, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया। आपने ये जो फोर्स लगाया ना, जो एनर्जी लगाया ना, वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। फिर जब आप जैसे ही इसको स्पेस मिलेगा इधर से, ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। ये जो वापस स्प्रिंग रीस्टोर होगा, अपने ओरिजिनल शेप में आएगा, वो इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आएगा। आपको इसको खींच करके यहाँ तक करने का जरूरत नहीं है, इसके पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इसको ओरिजिनल शेप में ला देगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, जो कि शेप के चेंज होने से हो या फिर पोजीशन के चेंज होने से हो। देखिए, पोजीशन के चेंज होने का मतलब है कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको ऊपर उठा करके आपने यहाँ पे ला करके मान लीजिए कि रख दिए, ठीक है। अभी इसका वेलोसिटी 0 है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा, बट इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, आप इसको जैसे ही छोड़िएगा या वापस नीचे आ जाएगा। तो इसके पोजीशन की चेंज होने की वजह से जो इसमें एनर्जी आता है उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। इस पर ग्रेविटी भी तो काम किया था ना, नीचे ग्रेविटी इसको नीचे अपनी ओर खींच रहा था, पर इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी इस पे कुछ काम हुआ है। वो काम निगेटिव हुआ है बट वो वर्क तो हुआ है ना, तो वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आपका एनर्जी तो इसको ऊपर ले जाने में ही ख़त्म हो गया। इस बात को अच्छे से समझिए, ये बॉक्स है, इसको आपने ऊपर ले गया तो आपका जो भी एनर्जी इसमें लगा वो इसको हाइट तक ले जाने में ख़त्म हो गया, पर इस बॉक्स के पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो अभी बचा ना, वो ग्रेविटी के वजह से बचा, क्योंकि ग्रेविटी भी इस पर फोर्स लगा रहा था नीचे की ओर। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव था, मतलब वर्क डन निगेटिव था, तो यहाँ पे जो भी निगेटिव वर्क है वो जो वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है इसके पास अभी। तो ये बात समझ लीजिए कि शेप के चेंज होने से या पोजीशन के चेंज होने से जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो शेप के चेंज होने की वजह से या पोजीशन के चेंज होने की वजह से जो एनर्जी आता है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। देखिए, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट इट बी रेस्ड थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। एक मास है, इसमें इसको h हाइट तक ले जाया गया, ठीक है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर, तो इसको मिनिमम फोर्स क्या होगा जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाने में लगेगा, तो इसके वेट के बराबर होगा mg। फोर्स मिनिमम क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ग्रेविटी के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, तो ये mg, ये इसका वेट होता है। हम लोग इस बात को जानते हैं अच्छे से, तो जितना इसका वेट है उतना ही मिनिमम फोर्स लगेगा इसको ऊपर ले जाने में, ठीक है। तो फोर्स हो गया mg एंड डिस्प्लेसमेंट इस केस में हाइट हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया mgh। ये हो गया मास, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हो गया हाइट, कितने हाइट तक ले गए हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट गेट एनर्जी इक्वल टू द वर्क ऑन इट, तो इस ऑब्जेक्ट के पास उतना ही एनर्जी होगा जितना इस पर वर्क डन किया गया, तो इस पर वर्क डन किया गया mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो गया mgh। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो गया mgh। देखिए, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की वजह से होता है, इसीलिए इसमें वेलोसिटी वाला कंपोनेंट ला दिया हम लोगों ने, एंड पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसमें हाइट वाला कंपोनेंट लेते आया। तो ये दो फॉर्मूला याद रख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अभी हम लोग इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपका अगर कुछ डाउट भी है तो क्लियर हो जाएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम लोग जानते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बनता है ना ही बर्बाद होता है। तो देखिए, हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, बताया था ना कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो आपने जो इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया था ना,
एम मास के बॉडी पे आपने जो फोर्स अप्लाई किया था ना, ये आपने मैकेनिकल मतलब जो आपने बॉडी से आपने फिजिकली जो इस पे फोर्स लगाया था वो इस पे मैकेनिकल एनर्जी था। तो मैकेनिकल एनर्जी इसमें दो तरह से स्टोर हो सकता है, या तो इसमें अगर मोशन करवा दिया तो काइनेटिक एनर्जी, या फिर अगर पोजीशन चेंज करवा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह से स्टोर हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि इस बॉडी पे आपने, ये ग्राउंड है, इस बॉडी पे आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसमें मोशन भी आएगा और डायरेक्शन भी इसका जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। आपने जो एनर्जी लगाया मैकेनिकल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये दोनों के सम को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। आपने जो फोर्स लगाया एफ, जो मैकेनिकल एनर्जी, वो तो कांस्टेंट ही लगाया ना। अगर आपने 10 न्यूटन का लगा दिया तो लगा दिया। अब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो या दोनों में कन्वर्ट हो, अगर दोनों को जोड़िएगा तो हमेशा ये 10 न्यूटन का आएगा ही फोर्स। अगर ये वर्क है आपका तो ये 10 जूल का वर्क आएगा ही। अगर आपने 10 जूल का वर्क इस पे कर दिया तो 10 जूल वर्क ही रहेगा ना इसमें। वो या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा या तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आएगा। अगर मोशन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। अगर उसका पोजीशन या शेप चेंज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला आएगा, या अगर दोनों हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल सा बात है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है पावर। देखिए, इस वीडियो को आप एक बार देखिएगा, दोबारा देखिएगा। अगर अभी हम लोग जो क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आपको दिक्कत आएगा तो वीडियो को दोबारा अच्छे से देखिएगा। क्योंकि होता है ना कि लगातार आप एक बार में इतनी सारी चीज़ें पढ़ रही हैं तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट माइंड से निकल जाता है, और फिर अगर आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए जो भी मैंने आपको एनर्जी और वर्क के बारे में बताया वो सबको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है पावर। पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क, हाउ फास्ट और स्लो द वर्क इज डन। पावर कहते हैं कि आप कितने स्पीड से काम को कर रहे हैं। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने स्पीड से कितने टाइम में आप कितना काम कर रहे हैं। तो ये पावर हो गया वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये वर्क बाई टाइम, वर्क को आप कितने टाइम में किस तरह से कर रहे हैं। तो ये हो गया पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। बस इतना ही है, सिंपल सा बात है। चैप्टर में ना कुछ ज़्यादा है ही नहीं, बस 2-3 चीज़ पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ना है एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है आपको हाफ एम वी एच स्क्वायर, और पावर पढ़ना है वर्क अपॉन टाइम, किस स्पीड से वर्क हो रहा है। ये 3 चीज़ पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। देखिए, पावर का यूनिट वाट होता है, जूल पर सेकेंड, ये है ना। ये वर्क का हो गया जूल और टाइम का हो गया सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, और इसी को वाट कहा जाता है। वाट भी साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया है। तो ये कॉमर्शियल यूनिट होता है KWH, किलो वाट आवर। देखिए, ये जो यूनिट है ना जूल पर सेकेंड, ये बहुत स्मॉल यूनिट होता है। जैसे जिस तरह आप लोग अपने जैसे बाइक से जाते हैं या कार से जाते हैं तो उसके डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर या मीटर में नहीं मेजर करते, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाता है उसके लिए। उसी तरह कॉमर्शियल यूनिट ये एनर्जी का हम लोग किलो वाट आवर लेते हैं, ना कि जूल लेते हैं। जूल बहुत कम यूनिट हो जाता है, इसीलिए हम लोग सुविधा के लिए किलो वाट आवर लेते हैं कि 1 किलोवाट एनर्जी, मतलब सॉरी, कितना किलोवाट एनर्जी 1 घंटा में कंज्यूम हो रहा है, इसी को हम लोग कॉमर्शियल यूनिट लेते हैं। सपोज अ मशीन यूज 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड। मान लीजिए कि एक मशीन है जो कि 1000 जूल एनर्जी हर सेकेंड ले रहा है, तो इसका कॉमर्शियल यूनिट हम लोग, जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आता है वो KWH में ही आता है, किलोवाट आवर में ही आता है। इसी को एक यूनिट कहा जाता है। जो आप घर में सुनते हो कि 10 यूनिट बिजली बिल आया या 20 यूनिट बिजली बिल आया, तो वो किलोवाट में ही रहता है। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट पर आवर रहता है। तो मान लीजिए कि आपके घर में जो फैन है वो 1000 जूल एनर्जी ले रहा है पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 1 घंटा में कितना बिजली कंज्यूम करेगा वही KWH हो जाएगा। तो ये देखिए 1 किलोवाट आवर, तो किलो का वैल्यू हो जाता है 1000, वाट का जानते हैं जूल पर सेकेंड, एंड ये आवर है, आवर जानते हैं 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हो जाएगा ये 60 इतना आ जाएगा, फिर ये इसमें 1000 से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये आ जाएगा 36,00,0001। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो गया। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यह 1 किलोवाट आवर का वैल्यू हो गया जूल के फॉर्म में। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।
अब एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन या चैप्टर के अंदर क्वेश्चन या एक्सरसाइज, सारा क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। देखिए, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज 8। फोर्स है 7 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर का। लेट्स टेक इन दैट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वर्क फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 7 इंटू 8, ये हो गया 56 जूल। नेक्स्ट है, अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर एबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो देखिए, ये ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो लगेज है 15 किलोग्राम का, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ 1.5 मीटर का, तो इसका भी वर्क डन निकल जाएगा आपसे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, उठा करके ऊपर ले जा रहा है, तो यहाँ पे मास है अगर 15 kg, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लीजिए कि 10 सपोज कर लीजिए, अप्रॉक्स 9.8 होता है, तो 10 ही होता है ना लगभग, तो ये हो गया 150 न्यूटन इस पर फोर्स लगा, तो फोर्स 150 न्यूटन का लगाया, एंड इस पर ये 150 न्यूटन का, एंड इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 1.5 मीटर का, तो 150 इंटू 1.5, ये आ गया आपका वर्क डन। देखिए एक बार फिर से, इस केस में आपका वेट दिया हुआ है, फोर्स नहीं दिया हुआ है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है बट फोर्स नहीं दिया हुआ है, फोर्स आपको निकालना होगा। तो फोर्स कैसे होता है, फोर्स निकाला जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन से, तो मास दिया हुआ है 15 का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होता है, तो इससे आपने फोर्स निकाल लिया, तो ये फोर्स का वैल्यू आ गया, और डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर, ये आपका वर्क डन हो गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1.6, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टन हाइट एबव द ग्राउंड। देखिए, ये पहले वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मान लीजिए कि फोर्स डायरेक्ट ना दिया हुआ हो, मास के फोर्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसी फार्मूला पे मैंने अभी इसको सॉल्व किया। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टन हाइट एबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज। अब यहाँ पे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है कितना है, 480 जूल। आपसे हाइट कहने को, आपको हाइट बताने को कहा जा रहा है, हाइट क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जानते हैं हम लोग mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 480, जी हो जाएगा यहाँ पे 10, मास दिया हुआ है 12 kg, तो यहाँ से हाइट निकल जाएगा, हाइट इक्वल टू हो गया 480 बाई 10 इंटू 12, 40, ये डिवाइड हो जाए तो 4h इक्वल टू 4 आ गया। देखिए फिर से, देखिए यहाँ पे हाइट बताने को कहा जा रहा है, मास दिया हुआ है 12 किलोग्राम का, पोटेंशियल एनर्जी है 480 जूल, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानते ही हैं 9.8, मतलब 10 मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी है 480, मास 12, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, एंड h, तो यहाँ से h इक्वल टू निकल जाएगा 480 बाई, इधर ये डिवाइड में चला आएगा 12 इंटू 10, ये 40 टाइम्स में होगा और ये 4 टाइम्स में, तो हाइट इक्वल टू 4 मीटर का हो गया आंसर। नेक्स्ट है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर एबव द ग्राउंड। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाइट दिया हुआ है 6 मीटर का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, मास दिया हुआ है 10 kg का, तो सिंपल mgh से निकाल लीजिए। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, इज द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम। ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, इस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मास दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, तो इसका कितना एनर्जी सप्लाई कीजिएगा आप इस पर, तो जो इसका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो इसमें एक्स्ट्रा आएगा वही एनर्जी जब आप इस पर सप्लाई कीजिएगा, जो एनर्जी आप इसमें सप्लाई कीजिएगा वही तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, तभी तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इसमें आना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। तो जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, मान लीजिए कि पहले से इसमें जैसे पहले इसमें 30 किलोमीटर का मोशन था ना वेलोसिटी, तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी जो
ये काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल था एंड काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल हुआ, ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा उतना ही आपने एनर्जी लगाया होगा, जितना एनर्जी लगाया होगा वही इसमें ऐड होकर के फाइनल एनर्जी बना होगा ना। तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, तो जो आपने एनर्जी अप्लाई किया वो हो जाएगा, निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, मेरे बताने के बाद दोबारा से वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से फिर देखिएगा। यहाँ पे स्पीड चेंज हुआ है, मतलब इस केस में अगर फोर्स निकालना हो, एनर्जी निकालना हो, वर्क डन निकालना हो, तो आपको सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देना होता है। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ये वर्क डन इक्वल टू, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। यहाँ पे वी स्क्वायर दिया हुआ है, यू स्क्वायर दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिए क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी ड्यू टू मोशन। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाता है मैंने आपको बता दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर इज 25। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है आपका 25 जूल, इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी 5 दिया हुआ है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इस वेलोसिटी इज डबल्ड। देखिए वेलोसिटी को डबल कर दिया है, वेलोसिटी डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो ये तो मैंने हम लोगों ने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाता है। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। तो अभी 25 है तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 100 हो जाएगा। व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। जब 3 टाइम्स वेलोसिटी इंक्रीज कर दीजिएगा तो ये 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा 25 इंटू 9, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सिंपल है, एम वी स्क्वायर हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये निकल गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब वाई ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 step in 9 seconds. If the height of each step is 15, find the power. अब देखिए 45 स्टेप गया है, एक स्टेप का हाइट इतना है, तो इससे आपका टोटल हाइट निकल जाएगा। ठीक है, टोटल हाइट निकल जाएगा और इसका ये मास दिया हुआ है, मास हो गया, हाइट हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे आपका निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम, पावर आ जाएगा, पावर पूछ रहा है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो आप एनर्जी निकाल लीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एनर्जी निकालना होगा, तो एनर्जी निकालने के लिए चाहिए एम जी एच, एम दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एच निकालना है। तो ये इस तरह से स्टेप है, एक स्टेप का हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो आपको 45 स्टेप का टोटल हाइट निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से हाइट निकल गया, अभी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, इसको आप ये 9 सेकंड से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका ये टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से खुद से सॉल्व कीजिए, मैं आपको समझा दिया हूँ। नेक्स्ट है व्हाट इज पावर, पावर क्या है, तो ये भी बताया, ये सब तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको वाट को डिफाइन करना। तो वाट होता है जूल पर सेकेंड। अ लैम्प कंज्यूम 100 वाट जूल इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इट्स पावर, ये एनर्जी है, ये टाइम है, तो एनर्जी अपॉन टाइम 100 हो गया, 100 वाट हो गया। डिफाइन एवरेज पावर, एवरेज पावर होता है कि एक बॉडी ओवरऑल क्या काम किया। तब होता है ना कि काम करते वक्त कभी आप स्पीड में काम करते हो, कभी आप स्लो काम करते हो, 10 सेकंड मान लीजिए कि आपने फास्ट काम किया, नेक्स्ट 10 सेकंड आपने स्लो काम किया, तो एवरेज पावर निकालना है, तो टोटल वर्क डन आपका टोटल टाइम बाय टोटल टाइम हो जाएगा, तो ये एवरेज पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, वर्क कब कहेंगे कि वर्क हो गया, तो इसके लिए पता है फोर्स अप्लाई हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि वर्क हो गया साइंस में। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखना है आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब सेम हो तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, अपोजिट होता तो वर्क डन इक्वल टू माइनस एफ एस हो जाता। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, इसका भी डिफिनेशन मैंने बताया। पेयर ऑफ ब्लॉक एक्सर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन 140 न्यूटन और प्लग द फील्ड, देखिए 140 न्यूटन का फोर्स लगा है और 15 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये भी सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गर्ल ईच ऑफ इट 400 किलोमीटर क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, ओके।
वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए एंड बी, गर्ल टेक ए 20 पावर, बी टेक पावर। देखिए कह रहा है कि दो लड़की है, दोनों का वेट, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वेट है, मास नहीं है। मास रहता तो एक केजी में दिया हुआ रहता, ये वेट है, न्यूटन है, मतलब फोर्स है, जितना वेट होता है उतना ही मिनिमम फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेट दिया हुआ है 400 न्यूटन का, ठीक है। ये 8 मीटर तक चढ़ा है, किसी रोप पे क्लाइंब किया है 8 मीटर तक दोनों, ठीक है। और दोनों ऊपर चढ़ने में अलग अलग टाइम लिया है, तो पावर बताना है आपको। दोनों वर्क तो सेम करेगा ना, वर्क डन दोनों का सेम होगा, क्योंकि फोर्स दोनों का सेम ही है, फोर्स मतलब दोनों का वेट सेम ही है, और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का सेम ही है, 8 ही दोनों का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो क्या हो गया 400 इंटू 8, ये पहला का हो गया, और दूसरा का भी 400 इंटू 8, वर्क यही होगा। पावर निकालना है तो वर्क बाई टाइम हो जाता है, तो एक को लगाया 20 सेकेंड और एक को लगाया 50 सेकेंड, तो यहाँ पे दोनों का पावर अलग अलग हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 160 वाट, और ये हो गया 64 वाट। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब और ऑफ 60 वाट यूज फॉर 6 आवर पर डे, कैलकुलेट यूनिट्स। यहाँ पे कह रहा है यूनिट, मैंने आपको बताया था किलोवाट आवर होता है, घर में जो बिजली आता है उसको आप यूनिट में नापते हैं ना, कि 10 यूनिट 20 यूनिट का बिजली बिल आया, या 200 यूनिट का बिजली बिल आया है, तो इसको हम लोगों को किलोवाट आवर में इसका आंसर लाना होगा। तो ये देखिए 60 वाट है, तो इसको पहले किलोवाट में चेंज कीजिए, तो अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी तो ये किलोवाट में आएगा, अच्छा 0.06 किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। एंड ये पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम, तो पावर हो गया 0.06 किलोवाट, एंड टाइम है 6 आवर, तभी तो kWh आएगा, यूनिट के फॉर्म में आएगा, कॉमर्शियल यूनिट के फॉर्म में आएगा। तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0.36 यूनिट आ जाएगा, या फिर इसको किलोवाट आवर कहेंगे। ये देखिए किलोवाट और ये आवर, तो kWh आ गया, ये 6 आवर है, तो ये 0.36 यूनिट हो गया। नेक्स्ट बच गया है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए, और ये सारा जो क्वेश्चन मैंने करवाया इसको देख लीजिए अच्छे से। अगर ये अच्छे से आप समझ लीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊंगा तो उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा।